Hello student, this is my first lecture on law of evidence, and in this lecture I will discuss introduction to law of evidence. सबसे पहले हम साक्ष्य विधि के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि साक्ष्य विधि किसने बनाई, कब बनाई, इसका एप्लीकेशन किस पर होता है, इसका जुरिडिक्शन कहाँ तक होता है, किस पे अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। जो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इसका नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। फुल नेम है द इंडियन एविडेंस एक्ट, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य नियम 1872। इसका फुल नेम है लॉ ऑफ एविडेंस का। ये बना कब, दूसरी बात जो हमें जाननी है, इसका एनेक्टमेंट कब हुआ था। 10 मार्च 1872 को इसका एनेक्टमेंट हुआ था। दैट मीन्स इस तारीख को साक्ष्य विधि इंडियन एविडेंस एक्ट पारित कर दी गई थी, पास हो गई थी। बट ये इमीडिएटली अप्लाई नहीं किया गया था, तत्काल इसको लागू नहीं किया गया था। इट वाज अप्लाइड ऑन सितंबर 1872। इस डेट को हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट डेट, इसको हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट डेट। 15 मार्च 1872 है, फर्स्ट सितंबर 1872 ये इन्फोर्समेंट की डेट कहलाती है। इस दिन से ये लागू हुआ, ठीक है। तो जो इन्फोर्समेंट की डेट होती है उसी दिन से। थर्ड इंफॉर्मेशन जो हमें जाननी चाहिए, हु मेड लॉ ऑफ एविडेंस, साक्ष्य विधि किसने बनाई, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ एविडेंस एक्ट। तो इट वाज जेम्स स्टीफन, जेम्स स्टीफन ने इसको तैयार किया था, इसको बनाया था, ठीक है। तो तीन बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जाननी है। 15 मार्च 1872 को इसका इनेक्टमेंट हुआ, 1 सितंबर 1872 को इसका इन्फोर्समेंट हुआ, एंड देन जेम्स स्टीफन ने इसको बनाया हुआ। नेक्स्ट थिंग, ऑब्जेक्ट, साक्ष्य विधि बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो जो प्रेम्बल दिया गया साक्ष्य विधि, उसके अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एविडेंस एक्ट इज टू consolidate, define and amend the law of evidence, and amend the law of evidence। तो जो साक्ष्य विधि इसका जो उद्देश्य बनाने के पीछे वो है टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। साक्ष्य विधि को कंसोलिडेट करना, इसको समेकित करना, इसको डिफाइन करना, परिभाषित करना, या इसको अमेंड करना। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट बनने के पहले भी साक्ष्य विधि थी, ऐसा नहीं कि साक्ष्य की कोई लॉ नहीं था, साक्ष्य की विधि पहले भी थी, बट वो कंसोलिडेटेड नहीं थी। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रियासतों में अलग अलग साक्ष्य की विधि हुआ करती थी। पहला पर्पज इसका ये था कंसोलिडेट करना, समेकित कर लें, सभी को इकट्ठा कर लें। सेकंड, डिफाइन, जो चीज़ें डिफाइन नहीं थी, परिभाषित नहीं थी, उसको डिफाइन करने की साक्ष्य क्या होता है, उसमें जो फैक्ट यूज किया जाते हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ क्या है। तो हर एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए बनाया गया था, सबको परिभाषित कर दिया, जिससे अनसर्टेनिटी ना, चीज़ें सर्टेन था, डिफाइन कर दिया गया। एंड देन अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, कि लॉ के जो रूल थे साक्ष्य विधि में, अमेंड करें, अगर उसमें कुछ कमियां थी, कुछ वीकनेस थी, तो उसको अमेंड किया, उसको सुधारा। तो तीन ऑब्जेक्ट थे इंडियन एविडेंस एक्ट के बनाने के पीछे, उसको कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना, उसको परिभाषित करना, और उसको अमेंड करना, उसमें संशोधन करना। मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे हमारे यहाँ एविडेंस लॉ के रूल को, यहाँ पर उद्देश्य था कि उसको हम अमेंड करके उसको सुधारें। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। जो लॉ ऑफ एविडेंस है, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, कि किस टाइप का लॉ होता है। बेसिकली जो लॉ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ होते हैं और प्रोसीजरल लॉ होते हैं। साधारण विधि होती है और क्रियात्मक विधि होती है। जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है, ये प्रोसीजरल लॉ में आता है, ठीक। तो जो लॉ होते हैं हमारे, ये दो टाइप के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ एंड सेकेंड
प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ। दो टाइप की विधियां होती हैं, साधारण विधि और प्रक्रियात्मक विधि। सब्सटेंटिव लॉ हम किसको कहते हैं? लॉ व्हिच डील्स विद द राइट एंड लायबिलिटी, ऐसे लॉ जो कि राइट और लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अधिकार और दायित्व के बारे में जो लॉ बात करते हैं उनको कहते हैं साधारण विधि। तो ऐसे लॉ जो कि हम बताते हैं हमें कि हमारी राइट क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या है, वो हम साधारण विधि कहते हैं। जैसे आईपीसी है, आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, टार्ट है, ये सब सब्सटेंटिव लॉ है, ये साधारण विधियां हैं। इसमें बताया जाता है कि हमारी क्या राइट है, हमारी क्या लायबिलिटीज है। प्रोसीजरल लॉ में क्या होता है? क्रियात्मक विधि होती है कि जिसमें सब्सटेंटिव लॉ में दिए गए राइट और लायबिलिटीज को इन्फोर्स करने का प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है? तो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन प्रोसीजरल लॉ टू इन्फोर्स द राइट एंड लायबिलिटी प्रोवाइडेड इन द सब्सटेंटिव लॉ। जो सर्वांग विधि में हमें अधिकार और दायित्व दिए हैं उनको लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसका प्रोसीजर क्या होगा, इट हैज बीन लेड डाउन इन प्रोसीजरल, ये क्रियात्मक विधि में दी गई है। बेसिकली तीन प्रोसीजरल लॉ हमारे यहाँ पे है। फर्स्ट है सीआरपीसी, सेकंड सीपीसी एंड थर्ड एविडेंस एक्ट, एविडेंस लॉ। तीन हमारे यहाँ प्रोसीजर लॉ है बेसिकल। फर्स्ट है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेकंड सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, एंड थर्ड इज एविडेंस लॉ, साक्ष्य विधि। सीआरपीसी क्रिमिनल क्रिया है। सीआरपीसी का एप्लीकेशन कब होगा? ऐसे लॉ जो कि सब्सटेंटिव है, क्रिमिनल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, उन क्रिमिनल लॉ में जो ड्यूटी जो राइट दिए गए हैं उनको आप कैसे इन्फोर्स करोगे, उनको कैसे लागू करोगे, सीआरपीसी में जाएंगे। सीआरपीसी ये सब्सटेंटिव लॉ है, इसमें प्रोविजन दिए गए हैं कि कौन से ऑफेंस करने के लिए कौन से ऑफेंस के लिए क्या फाइन होगी, सारी यहाँ पे राइट और लायबिलिटी दी गई है। अब ये जो हमें यहाँ पे लायबिलिटी दी गई है इसी में कि हम किसी को पनिश करा सकते हैं, 2 साल की 4 साल की सजा दिला सकते हैं, वो हम कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर दिया गया सीआरपीसी में। जैसे अगर किसी पे किसी के जानने वाले का किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, उसको ये करना होता है, उसको एफआईआर करनी होगी, इट हैज बीन लेड डाउन इन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि अगर कोई अपराध होता है, ट्रांसजेबल ऑफेंस होता है, तो उसकी आप एफआईआर लिखा सकते हो। तो सीआरपीसी में दिया गया आप एफआईआर लिखा सकते हो। उसी में दिया गया कि एफआईआर लिखने के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस रिपोर्ट तैयार करके उसको मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करती है, और वहीं पे लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस ले सकता है, और कॉग्निजेंस लेने के बाद में फिर क्या प्रोसीडिंग होगी, कैसे उसका ट्रायल किया जाएगा, ये सब चीज़ें सीआरपीसी में लिखी हुई हैं, ठीक है। एक बार कन्विक्शन या एक्विटल हो जाता है, फिर उसके लिए क्या प्रोविज़न होगा, बेल मिलेगी, नहीं मिलेगी, अपील में जाएगा, नहीं जाएगा, वो सारी चीज़ें सीआरपीसी में दी हुई हैं। इसी तरीके से सीपीसी, ये सिविल प्रोसीजर कोड है। सीपीसी दीवानी प्रक्रिया संहिता है। जो सिविल केसेज होते हैं, जो सिविल लॉज होते हैं, जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, सिविल लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो हमें राइट लायबिलिटी दी गई है, उसको हम कैसे इन्फोर्स करेंगे, इट हैज़ बीन लेड डाउन इन सीपीसी, ये सीपीसी में दिया हुआ है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है, ब्रीच किया था कॉन्ट्रैक्ट का, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑब्लिगेशन उसका है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे। अगर ब्रीच करता, भंग करता, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। अब वो डैमेजेस के लिए आप क्लेम कैसे करोगे, किस कोर्ट में जाओगे, वो सब सीपीसी में दिया हुआ है कि किस मीडियम से आप किस कोर्ट में कैसे जाओगे, कैसे आपको उसका रेमेडी मिलेगा, ठीक है। तो सारी सिविल नेचर के जो मैटर होते हैं उनकी प्रक्रिया दी गई है सीपीसी में कि आप उनकी रेमेडी कैसे हासिल करोगे। थर्ड एविडेंस लॉ। अब एविडेंस ये साक्ष्य विधि की बात करता है कि एक बार कोर्ट में मैटर आ गया, तो आप कैसे प्रूव करोगे, कोई बात अगर कह रहे हो कि ऐसा है ऐसा नहीं है, तो हाउ यू विल प्रूव इट, ठीक है, आप इसको कैसे साबित करोगे। तो इसके बारे में एविडेंस लॉ में सारी प्रोसीजर दिया गया है, यहाँ पे हर एक चीज डिफाइन भी कर दी गई है कि किस चीज को हम क्या कहते हैं, कौन से चीजें रेलिवेंट हैं, किसको आप प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, किसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, कौन विटनेस बन के प्रूव कर सकता है कोई चीज़, कौन विटनेस नहीं बन सकता, सारी चीज़ यहाँ पे दी गई, कौन पहले एविडेंस देगा, कौन बाद में एविडेंस देगा, तो हर एक चीज़ यहाँ पे दी गई, ठीक है। बट एविडेंस लॉ जो होता है ये दोनों पे अप्लाई होता है,
ये सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए बनाया गया है। ये कॉमन लॉ बना हुआ है सिविल के लिए और क्रिमिनल के लिए, चाहे वो सिविल नेचर का मैटर हो चाहे वो क्रिमिनल नेचर का मैटर हो, दोनों के लिए प्रोविजन एविडेंस लॉ में दिए गए हैं। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो कि दीवानी मामलों पे लागू होते हैं, कुछ केवल क्रिमिनल मैटर पे लागू होते हैं, जबकि कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं कि दोनों पे ही इक्वली वो लागू होते हैं। ठीक, बेसिकली ये सर्वान विधि नहीं है, बट कुछ पोर्शन जैसे इसमें एक स्टापल को सर्वान भी कहते हैं, तो वो एक पार्ट उसका सर्वान का है, अदरवाइज ये प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजर लॉ है। ये तो हो गया हमारा साक्ष्य विधि का नेचर कि ये इसका प्रकृति क्या है, तो ये प्रोसीजर लॉ है। ये प्रक्रिया की बात करता है कि साक्ष्य हम कैसे देंगे, कब देंगे, कौन सी चीजें साक्ष्य में दी जा सकती हैं, कौन सी चीजें साक्ष्य में नहीं दी जा सकती। ना इसके बाद साक्ष्य विधि को हम बोलते हैं कि ये लेक्स फोरी होता है। ठीक, साक्ष्य विधि लेक्स फोरी मानी जाती है। लेक्स फोरी मतलब होता है द लॉ ऑफ द, जिस स्थान पे कार्रवाई हो रही है वहां की विधि हो रही है। लेक्स फोरी का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है उस जगह पे साक्ष्य की जो विधि होती है वही उस केस में अप्लाई होगी। जैसे इंडिया में लॉ ऑफ एविडेंस अप्लाई होता है। ठीक है, इंडिया में अगर किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, चाहे इंडियन का चल रहा है चाहे फॉरेनर का चल रहा है, फॉरेनर का भी कोई केस चल रहा होगा, तो वहां भी जो साक्ष्य विधि होगी इंडिया की अप्लाई होगी। साक्ष्य विधि लेक्स फोरी होती है, दैट मीन्स ये उस स्थान की विधि होती है जहाँ पे कार्रवाई चल रही होगी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका ट्रायल अगर ब्रिटेन में हो रहा है किसी मामले के लिए तो आपकी जो साक्ष्य विधि होगी इंडिया की अप्लाई होगी। नो, वहाँ पर ब्रिटेन में जो भी साक्ष्य की विधि होगी वो उस केस में अप्लाई होगी। ये स्थानीय विधि होती है, मतलब उस स्थान की विधि होती है जहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही है, जहाँ पे कार्रवाई चल रही होती है। ठीक है, नाउ टेंशन कितना है। ठीक है, ये कहाँ तक लागू होती है, तो इट अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया। ये पूरे इंडिया को अप्लाई होती है। पहले जो पुराने वेरिएंट हैं उसमें लिखा हुआ है कि इट अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरे भारत को लागू होती है सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। बट अब ये पूरे इंडिया को अप्लाई हो चुकी है, तो अब आप इसको जहाँ कहीं भी लिखोगे इट अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया, ये पूरे इंडिया को लागू होती है। नाउ किस टाइप की कार्रवाई पे लागू होती है, तो it applies to all judicial proceeding. It applies to all judicial proceeding. ये सभी न्यायिक कार्रवाई पे लागू होती है। ठीक, सभी न्यायिक कार्रवाई पे लागू होती है। अब ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात की गई, सभी न्यायिक कार्रवाई पे लागू होती है। न्यायिक कार्रवाई मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये सीआरपीसी में दिया गया है 2I। ठीक, सीआरपीसी में सेक्शन 2I में इसको डिफाइन किया गया है। Judicial proceeding means any proceeding in the court of evidence is or may be legally taken। ऐसी कोई कार्रवाई जिसमें शपथ दिला के साक्ष्य लिया जा सकता है, उसको हम न्यायिक कार्रवाई कहते हैं, उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर कोई ऐसी कार्रवाई है जिसमें कि कोर्ट को पावर है, उस अथॉरिटी को पावर है कि वो वहां पे शपथ दिला के साक्ष्य ले सकता है, तो ऐसी कार्रवाई को जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है, न्यायिक कार्रवाई कहते हैं। तो इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये सभी तरह की न्यायिक कार्रवाई पे लागू होती है, इंक्लूडिंग including proceeding including proceeding of court martial, including proceeding of court martial। स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है, it applies to proceeding including the proceeding of court martial। ये कोर्ट मार्शल की proceeding लागू होती है। कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग क्या होती है, जो आर्मी एक्ट कोर्टें होती हैं वहाँ पे जो प्रोसीडिंग होती है उसको हम कहते हैं कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग। तो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग भी एविडेंस एक्ट के प्रोविजन वहाँ पर भी लागू होते हैं, बट ऐसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग which is convened which is convened under army act, under
आर्मी एक्ट, सेकंड नेवल डिसिप्लिन एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, थर्ड इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एंड फोर्थ एयरफोर्स एक्ट। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि it applies to all judicial proceeding, including the proceeding of the court martial, but it does not apply to court martial proceeding convened under Army Act, Naval Discipline Act, Indian Navy Discipline Act and Air Force Act। ये सारी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई पे लागू होती है, सैन्य न्यायालयों की कार्रवाई पे लागू होती है, बट ऐसी कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग जो कि आर्मी एक्ट के अंतर्गत बुलाई गई है, कराई जा रही है, या नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंतर्गत कराई जा रही है, या इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट के अंतर्गत कराई जा रही है, या एयरफोर्स एक्ट के अंतर्गत कराई जा रही है, ऐसी कार्रवाइयों पर लॉ ऑफ एविडेंस की प्रोविजन लागू नहीं। तो अगर आपसे पूछा था कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग पर अप्लाई होता लॉ ऑफ एविडेंस की, नहीं होती, यस इट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट मार्शल, बट ऐसी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो कि इन चारों एक्ट के अंतर्गत बुलाई गई होती हैं, इन पर लॉ ऑफ एविडेंस का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। ठीक है, एक तो ये हो गया कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग पे होता है अप्लाई, बट इनको छोड़ कर, मतलब ये चार एक्सेप्शन को छोड़ करके बाकी किसी भी तरह की कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग हो रही है तो उस पर भी लॉ ऑफ एविडेंस अप्लाई होता है। और एक इस पे नहीं अप्लाई होता है, इट डज नॉट अप्लाई ऑन एफिडेविट। एफिडेविट पर भी अप्लाई नहीं होता। ठीक, जो आपके एफिडेविट, जो शपथ पत्र हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते रहते हैं, उस पर भी ये साक्ष्य विधि लागू नहीं होती। मतलब आप एफिडेविट से कोई चीज साबित करना चाहते हैं, ये साक्ष्य में नहीं आता। हाँ, जब तक कि सिविल मैटर में कोर्ट परमिशन ना दे दे कि हाँ कोई चीज आप एफिडेविट से साबित कर सकते हैं, तब तक आप एफिडेविट से कोई चीज साबित नहीं कर। ठीक, तो साक्ष्य विधि के जो प्रोविजन है वो एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होते हैं, इस पे लागू नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो प्रोसीडिंग होती है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर पर भी साक्ष्य विधि की प्रोविजन लागू नहीं होते हैं। तो ऐसी कार्रवाई जो कि मध्यस्थम की समझ की जाती है, उस पर भी साक्ष्य विधि की प्रोविजन लागू नहीं होती। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन एक्ट बना ही हुआ है, इसलिए बना हुआ है, मध्यस्थम विधि इसलिए बनी हुई है कि जो पार्टीज होते हैं वो इजिली, आसानी से, जल्दी से अपने मैटर को सॉल्व करें। इसीलिए एक अलग एक्ट बना हुआ है कि उन पर साक्ष्य विधि की जो पेचीदगियां हैं, जो इसके रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वो इस पे अप्लाई ना हो। क्योंकि पर्पज ही आर्बिट्रेशन एक्ट का ये था कि जल्दी से इजली से पार्टियों में समझौता करके केस को खत्म कर दिया जाए। इसलिए अगर इस पर हम साक्ष्य विधि अप्लाई करेंगे तो वो पर्पज हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग होती है, जो मध्यस्थम की कार्रवाई होती है, जिसमें कि समझौते से पक्षकारों के बीच में फैसले किए जाते हैं, वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पर भी साक्ष्य विधि का एप्लीकेशन नहीं होता, ये लागू नहीं किया। तो कुल मिलाकर के जो साक्ष्य विधि है, ये सब पर अप्लाई होती है, सारी न्यायिक कार्रवाई पे लागू होती है, बट कौन कौन सी न्यायिक कार्रवाई पे नहीं लागू होती है? ऐसी न्यायिक कार्रवाई कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग हो और जो इन चारों एक्ट के अंतर्गत बुलाई गई होती है, उस पर लॉ ऑफ एविडेंस अप्लाई नहीं होता है। दूसरी बात, आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई पर भी ये लॉ ऑफ एविडेंस अप्लाई नहीं होता है। एंड थर्ड, ये एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होती, जो शपथ पत्र होते हैं, शपथ पत्रों पर भी साक्ष्य विधि के एप्लीकेशन नहीं होता है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो होती है, विभागीय कार्रवाई जो होती है, उस पर भी साक्ष्य विधि का एप्लीकेशन नहीं होता है। तो जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अक्सर आप देखते हैं, सुनते हैं कि हाँ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, तो जो विभागीय कार्रवाई होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, तो उस पर साक्ष्य विधि अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से डिसिप्लिनरी
प्रोसीडिंग जो होती है, अगर कहीं किसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो उस पर भी साक्ष्य विधि के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। तो विभागीय कार्रवाई पे अप्लाई नहीं होते हैं ये। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो होती है, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की किसी के खिलाफ चल रही है, तो उस पर भी ये अप्लाई नहीं होता है, ट्रिब्यूनल्स पर भी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी किया जाता है। नाउ जो लॉ ऑफ एविडेंस है, लॉ ऑफ एविडेंस हम जो पढ़ते हैं इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं। तीन इसके बेसिक प्रिंसिपल हम उसको जान लेते हैं। इसके तीन बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं लॉ ऑफ एविडेंस के? एविडेंस लॉ के तीन बेसिक प्रिंसिपल हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। पहला इसका बेसिक प्रिंसिपल है, एविडेंस मस्ट रिलेट टू मैटर ऑफ फैक्ट ओनली। पहला बेसिक प्रिंसिपल है साक्ष्य विधि का, एविडेंस मस्ट रिलेट टू मैटर ऑफ फैक्ट ओनली। साक्ष्य को विवादक तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए। साक्ष्य को विवादक तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए, मतलब जो फैक्ट मैटर ऑफ फैक्ट हैं, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट हैं, जिस पर कोर्ट को डिसीजन लेना है, वहीं तक इसको साबित करना होता है, वहीं तक ये सीमित होना चाहिए। उससे अलग हटके किसी बारे में साक्ष्य नहीं होना चाहिए। जो भी साक्ष्य होना चाहिए वो डिस्प्यूट से रिलेट करना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। सेकंड, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इन ऑल circumstances, in all circumstances, best evidence should be given. हर एक परिस्थिति में, इन ऑल सर्कमस्टांसेस बेस्ट एविडेंस शुड बी गिवन। हर एक परिस्थिति में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना, ठीक है। तो बेस्ट एविडेंस का भी रूल दिया गया है कि सर्वोत्तम साक्ष्य, कि आपके पास करेंटली जो बेस्ट एविडेंस है आप वही कोर्ट को दे सकते हैं। जैसे कोई घटना घटी है, घटना को होती किसी ने देखा है, वो बेस्ट पर्सन है कि जो कोर्ट को बता सकता है कि हाँ ये घटना घटी है, ठीक है। उसके लिए कोई दूसरा व्यक्तिगत साक्ष्य देगा तो जो ओरिजिनल पेपर होते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट की जो मूल प्रति होती है, जो ओरिजिनल पेपर होते हैं, दैट इज बेस्ट एविडेंस टू प्रूव एनीथिंग। जैसे किसी प्रॉपर्टी की बात है कि उसका ओनर कौन है, तो प्रॉपर्टी का जो पेपर होगा, ओरिजिनल पेपर जो होगा, वो बेस्ट एविडेंस होता है उसको साबित करने के लिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी किसकी है। बट उस ओरिजिनल पेपर की अगर फोटो, उस ओरिजिनल पेपर की फोटोकॉपी प्रोड्यूस की जाती है, तो फोटोकॉपी वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे बेस्ट अभी पड़ा हुआ है, उससे बेस्ट अभी पड़ा हुआ है, ओरिजिनल बेस्ट है। तो जब तक ओरिजिनल आपके पास है तब तक आपको उसकी फोटोकॉपी साक्ष्य देने की परमिशन नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये भी हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि हर एक हाल में हमारे पास जो भी अवेलेबल बेस्ट होता है। जैसे मान लो किसी का ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, तो जब तक है तब तक बेस्ट है। बट सपोज ओरिजिनल पेपर वो डिस्ट्रक्ट हो गया है या वो गायब हो जाता है, एक बार जब वो गायब हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम उसका सेकेंड एविडेंस दे सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी दे सकते हैं। फिर जब उसकी फोटोकॉपी हम देंगे तब वहाँ पे उसको एडमिट किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो बेस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि उस वक्त अब वो बेस्ट हो गया, अब वो सेकंड ही दे रहे, ठीक है। तो ये एक तो ये दो लोग सेकंड कि हमारे हमेशा ही हमें बेस्ट एविडेंस देने होते हैं, हमेशा ही सर्वोत्तम साक्ष्य देना होता है। थर्ड है, हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिटेड। हियर से एविडेंस इज एडमिटेड, नॉट एडमिटेड, ठीक है। सर्वोत्तम साक्ष्य को ग्राह्य नहीं किया था, सर्वोत्तम ऐसा दिया, हियर से एविडेंस को ग्राह्य नहीं किया था, अनुचित साक्ष्य को ग्राह्य नहीं किया, ठीक है। हियर से एविडेंस होता है, हियर से एविडेंस मींस ऐसा, अगर कोई विटनेस ऐसा एविडेंस देता है which is not based on his personal knowledge but what he heard from others। अगर कोई साक्षी ऐसा कथन देता है जो कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित ना हो, किसी से वो सुना हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं हियर से एविडेंस। जैसे घटना को घटते हुए देखा ए ने देखा कि हाँ कोई घटना घटी है, कोई अपराध किया गया है। ए जब आके एविडेंस देगा तो डायरेक्ट एविडेंस होगा, बेस्ट माना जाएगा।
बट ए ने अगर बी को बता दिया है कि हमने ये घटना होते देखी है और बी जाके कोर्ट को बताएगा कि हमको ए ने बताया था कि उसने ये घटना होते देखी थी, यहाँ पर जो बी एविडेंस देगा वो हियर से माना जाएगा, वो सुना सुनाया है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो घटना नहीं देखी, ठीक। तो हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिटेड। जो अनसुर साक्ष्य होते हैं ये भी साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया था, मतलब जिसने किसी घटना को देखा है वो उसका साक्ष्य देगा, जिसने सुना है वो साक्ष्य देगा। एक दूसरे से कही या सुनी हुई बातों को आप साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक 3 बेसिक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एविडेंस के, कि पहली बात मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेट होना चाहिए, दूसरी बात बेस्ट एविडेंस हर एक हाल में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए, और तीसरा जो इसका सिद्धांत है अंशुल साक्ष्य एविडेंस को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाता है, इसको साक्ष्य में एडमिट नहीं किया। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है लॉ ऑफ एविडेंस का, ये चीजें हमें जाननी चाहिए। अब ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक पढ़ा है, इसमें से जो आपको एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का, वन लाइनर टाइप का हो सकता है, उसमें क्या क्या हो सकता है। तो स्टार्टिंग जो मैंने आपको बताया, कब इसका एनैक्टमेंट हुआ था, ये आपका ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है, 2-4 डेट डाल दी जाएगी, फिर इसमें एक ऑप्शन हो जाएगा कि हाँ किस डेट को इसका एनैक्टमेंट हुआ था, 15 मार्च 1872, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से इन्फोर्समेंट डेट भी काफी पूछी जाती है, ये व्हेन इट वाज इन्फोर्स्ड, कब ये लागू किया गया था, वहाँ भी आपको 3-4 डेट दी गई होगी, उसमें से एक आपको चूज करना होगा। जैसे 1 सितंबर 1872 को इसका इन्फोर्समेंट हुआ, तो वो डेट आपको याद रखनी है। तीसरा जो आता है ऑब्जेक्टिव में, वो अनलाइन टाइप का, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड, सॉरी ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य विधि का जो ड्राफ्ट है, ये किसने तैयार किया हुआ था या किसने बनाया हुआ था साक्ष्य विधि को, तो जेम्स स्टीफन ने इसको बनाया हुआ था। अगला जो क्वेश्चन होता है जुरिस्डिक्शन से आता है, ठीक है, कि साक्ष्य विधि किन कार्रवाई पर लागू होता है। अभी जितना आपने पढ़ा है उसके बेस पे ये ऑप्शन आता है कि सारी न्यायिक कार्रवाई पर लागू होती है, बाकी कुछ और अलग कार्रवाई तो सारी न्यायिक कार्रवाई पे लागू होती है। मेन चीज आपको ध्यान देना है किस पे ये अप्लाई नहीं होता है, किस पे लागू नहीं होता है। तो एफिडेविट पे लागू नहीं होता है, ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पे लागू नहीं होता है, आर्बिट्रेशन के समक्ष जो कार्रवाई होती है उस पर ये लागू नहीं होता है। ये आपको जानना है। कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग पर लॉ ऑफ एविडेंस लागू होता है, तो आपका आंसर होगा यस, कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग पर लॉ ऑफ एविडेंस एप्लीकेशन होता है, ठीक। ये बेसिक क्वेश्चन है कि जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में भी कराता है, तो ऑब्जेक्टिव के पर्पज से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।